तो लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने ये समझ लिया था कि यदि प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके 4 लेवल होंगे बायोलॉजी के हिसाब से। फिजिक्स के हिसाब से कुछ और है, केमिस्ट्री के हिसाब से कुछ और है। बायोलॉजी में, बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोटीन के कुल 4 स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। अब क्या होता है प्राइमरी और क्या होता है सेकेंडरी या क्या टर्सरी है? तो ये प्रोटीन ही है, बस प्राइमरी से ही क्या बनेगा सेकेंडरी और सेकेंडरी से ही क्या बनेगा टर्सरी। कैसे वो देखेंगे। तो ऐसा कोई भी प्रोटीन चेन, ऐसी कोई भी प्रोटीन चेन जो सीधी रॉड हो, मतलब जिसमें आप पहला अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड या चौथा अमीनो एसिड, इन सारे अमीनो एसिड की पोजीशन आप देख सको। तो पोजीशन आप तभी देख सकते हो जब ये सीधी चेन के फॉर्म में होगी। तो ऐसी कोई भी प्रोटीन जो फोल्डेड ना हो, जिसमें पोजीशनल इंफॉर्मेशन या सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड आइडेंटिफाई करना आसान हो, मतलब ऐसी कोई भी प्रोटीन जो एक्सटेंडेड रिजिड के रॉड के फॉर्म में हो और आपको ये पता हो कि ये इसका एन टर्मिनल है, ये इसका सी टर्मिनल है, ये इसका पहला अमीनो एसिड, ये इसका लास्ट अमीनो एसिड। तो यदि कोई ताजी प्रोटीन बनी होगी तभी वो अनफोल्डेड प्रोटीन होगी। तो फ्रेशली फॉर्म्ड भी कह सकते हो, अनफोल्डेड भी कह सकते हो, रिजिड रॉड भी कह सकते हो, जिसमें अमीनो एसिड का सीक्वेंस पता किया जा सके, ये बताया जा सके कि कौन पहला अमीनो एसिड है, कौन दूसरा है, कौन पांचवा है और कौन आखिरी अमीनो एसिड है। ये तभी संभव है। एन टर्मिनल, सी टर्मिनल, ये जितनी इंफॉर्मेशन आप पढ़े थे वो सब किसके बारे में थी? वो प्राइमरी स्ट्रक्चर। मैंने लिख रखा है कैसी प्रोटीन है, अनफोल्डेड प्रोटीन है, या कैसी है एक्सटेंडेड रिजिड रॉड लाइक है। और रॉड लाइक होने के साथ साथ क्या इसमें अमीनो एसिड सीक्वेंस या पोजिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड, मतलब हम ये बता सकते हैं कि अमीनो एसिड में पहला कौन है, दूसरा कौन है या तीसरा कौन है। अगर अमीनो एसिड का सीक्वेंस आइडेंटिफाई कर सको, पोजीशन बता सको, तो उसी को हम क्या कहेंगे प्राइमरी। इसका मतलब ये फिर बगैर फोल्ड की हुई है, लेकिन बगैर फोल्ड की हुई प्रोटीन बहुत देर रहती नहीं है, जल्दी ही प्रोटीन क्या होने लगती है, फोल्ड होने लगती है। अब कैसे फोल्ड होगी, कैसे फोल्ड होगी? तो देखो कैसे फोल्ड होगी। जैसे मान लेते ये ऐसे प्रोटीन है, तो या तो ऐसे ऐसे जैसे जलेबी बनती है हेलिक्स बन जाएगा, या तो फिर जैसे साड़ी में वो बनाया जाता है प्लेटें बनाई जाती है बिल्कुल वैसे बन जाएगा। तो या तो साड़ी की जैसे प्लेट बनती है वैसे बन जाएगा, या ऐसे ऐसे जलेबी जैसा बन जाएगा। तो जब फोल्ड होगा तो या तो हेलिक्स बन जाएगा या तो प्लेटेड सीट बन जाएगा। ये चाहे हेलिक्स बने चाहे बीटा प्लेटेड सीट बने, इसको कहते क्या है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये फोल्डेड प्रोटीन है, या तो क्या बना लेगा अल्फा हेलिक्स, या तो क्या बना लेगा बीटा प्लेटेड सीट बना लेगा। बस याद 2 क्वेश्चन यहाँ रखना है। हेलिक्स की अगर हम बात करेंगे तो ये टिक कर लीजिए, पूछा गया सवाल है कौन सा हेलिक्स होता है, तो आंसर देंगे राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। एक और खास बात है कि इतनी बड़ी प्रोटीन है तो सारी की सारी हेलिक्स ही नहीं बन जाएगी, केवल कुछ पोर्शन ही क्या बनाएगा हेलिक्स बनाएगा। तो बाकी पोर्शन क्या बना लेगा, तो बाकी पोर्शन प्लेटेड सीट ऐसे ऐसे फोल्ड होगा। ऐसे ऐसे अगर फोल्ड हो रहा है तो ये प्लेट बन रही है, और अगर ऐसे ऐसे हो रहा है तो ये हेलिक्स बन रहा। हेलिक्स बिल्कुल वैसे ही जैसे डीएनए का हेलिक्स होता है, बिल्कुल वैसा ही हेलिक्स है। तो यहाँ हेलिक्स बनेगा कौन सा अल्फा हेलिक्स, और प्लेट बनेगी कौन सी बीटा। चाहे अल्फा हेलिक्स हो चाहे बीटा, खास बात यह है कि अगर हेलिक्स बना है, जैसे मान लेते ये ऐसे ऐसे हेलिक्स बना है, तो स्ट्रक्चर ऐसा बना भी तो रहे। ये स्ट्रक्चर ऐसा बना रहेगा क्योंकि पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच क्या मिल जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बात एनसीईआरटी में लिखी नहीं लेकिन आपके काम की है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कौन बनाए रखेगा, तो आंसर क्या देंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आएगा टर्सरी। अब ऐसी फोल्डिंग करें जैसे आपको ऊन दे दिया जाए, वूल, और उससे आपसे कहा जाए कि इसको फोल्ड कर लीजिए, तो आप थोड़ा ऐसे ऐसे घुमाते हो, फिर ऐसे ऐसे घुमाते हो, फिर ऐसे ऐसे घुमाते हो। तो जैसे हालो वूलन बाल बनता है जिसमें ऊन का गोला कहते हैं,
जिस तरीके से ऊन लपेटा जाता है, अगर वैसे फोल्ड हो जाए तो देखो, थोड़ा देखो टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ऐसे मैंने फोल्ड बना दिया है, कोई इसका निश्चित क्रम नहीं दिख रहा है। तो अगर ऐसा फोल्ड हो कि वालो वूलन बाल, मतलब फोल्ड अपॉन इट सेल्फ, अपने ऊपर ही क्या होती रहे, फोल्ड होती रहे, तो क्या बन जाएगा, हालो वूलन बाल बन जाएगा। और इसी को हम कहेंगे क्या, टर्सरी। तो व्यू कौन सा आएगा, एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है 3D व्यू, तो 3D व्यू किसमें मिलेगा, तो आंसर क्या देंगे, टर्सरी स्ट्रक्चर। तो देखिए अगर बिल्कुल फोल्ड नहीं है तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, ऐसा फोल्ड है या तो हेलिक्स बन जाए या तो प्लेट बन जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी कहेंगे। लेकिन अगर अपने ऊपर ही फोल्ड होते जाए, जैसे ऊन का गोला होता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, टर्सरी स्ट्रक्चर। अब खास बात यह है, एक बार आया हुआ सवाल है आपको दिखाएंगे, टर्सरी स्ट्रक्चर में कैसे इसको मेंटेन किया जाएगा। तो देखो यहाँ कौन कौन सा बांड है, हाइड्रोजन बांड एनसीईआरटी में दिखा है, डाइसल्फाइड बांड एनसीईआरटी में दिखा है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन और हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन भी होता है। तो अभी लेटेस्ट में एक सवाल आया है कि टर्सरी स्ट्रक्चर में कौन सा बांड नहीं पाया जाता है, तो कौन सा बांड नहीं पाया जाएगा। चलो क्वेश्चन देखो, टर्सरी स्ट्रक्चर में कौन सा बांड नहीं पाया जाएगा। पेज नंबर 38 क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 38 क्वेश्चन नंबर 10। पेज नंबर 38 क्वेश्चन नंबर 10, बताओ कौन सा बांड नहीं पाया जाएगा, हैं? तो आंसर देंगे क्या, ईस्टर बांड यहाँ नहीं पाया जाता। ये देखिए आया हुआ है। तो आप काम की बात बताओ, प्राइमरी स्ट्रक्चर में कौन सा बांड होगा, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में केवल पेप्टाइड बांड होगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड के साथ क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन बांड आ जाएगा। और टर्सरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड तो होगा ही, हाइड्रोजन भी होगा, डाइसल्फाइड भी होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन भी होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ये भी कई बार पूछी जा चुकी है, प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर, वैसे तो सभी स्ट्रक्चर काम के हैं, प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर है जो जरूरी है किसके लिए, बायोलॉजिकल एक्टिविटी। प्रोटीन स्ट्रक्चर नेसेसरी फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी, तो आंसर हम लोग क्या देंगे, आंसर देंगे टर्सरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तो आपस में जुड़े हैं, क्वाटरनरी बिल्कुल अलग है। कैसे, देखो अगर हम क्वाटरनरी की बात करें तो स्थिति ये होती है कि ये एक पर्टिकुलर प्रोटीन है। अब चाहे प्रोटीन कहो चाहे क्या कहो, पॉलीपेप्टाइड चेन, वैसे ही ये दूसरी प्रोटीन है, ऐसे ही ये तीसरी प्रोटीन है और ये चौथी प्रोटीन, हमने 4 लिख लिया है। हो सकता है कि यहाँ एक और प्रोटीन लगी हो इन सब के ऊपर, ऐसा भी हो सकता है। मतलब ये मत दिमाग में बैठा लीजिएगा कि 4 प्रोटीन मिलके आपस में क्वाटरनरी बनाते हैं, 5 मिलके भी क्वाटरनरी बनाएंगे और 10 मिलके भी क्वाटरनरी बना सकते हैं। ऐसी कोई भी प्रोटीन जिसमें एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन मिलके एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनाए, जैसे एक प्रोटीन ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये, इतने लोग मिल करके एक प्रोटीन बनाए, उसको कहोगे क्या, क्वाटरनरी प्रोटीन। फॉर्म बाय असेंबल ऑफ मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन। अब मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन को कहोगे क्या, सब यूनिट। और सारे सब यूनिट आपस में जुड़े कैसे होंगे, तो देखो कैसे हो सकता है, एक सब यूनिट ये हो गई, दूसरी सब यूनिट ये हो गई, तीसरी सब यूनिट ये हो गई, चौथी सब यूनिट ये हो गई। हो सकता है ये किस फॉर्म में हो, आगे आ जाओ, आगे आगे आ जाओ, हो सकता किस फॉर्म में हो, तो आंसर देंगे चेन। लेकिन हो सकता किस फॉर्म में हो, क्यूब के फॉर्म में हो, या हो सकता किस फॉर्म में हो, प्लेट। तो जब एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन आप इकट्ठा करोगे तो जरूरी नहीं कि ऐसा ही स्ट्रक्चर बने, हो सकता कैसा बन जाए, ऐसा स्ट्रक्चर भी बन जाए। हो सकता लीनियर चेन के फॉर्म में हो सकता प्लेट के फॉर्म में हो सकता क्यूब के फॉर्म में हो। बस शर्त ये है, क्या होना चाहिए, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड या एक से ज्यादा प्रोटीन होनी चाहिए।
अब आपस में जुड़ जाएंगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसका क्या नाम, क्वाटरनरी। इसका ये मतलब ना निकाल लीजिएगा कि क्वाटरनरी प्रोटीन बनने के लिए 4 पॉलीपेप्टाइड, 5 होंगे तो भी क्या हो जाएगा क्वाटरनरी, और 10 होंगे तो भी क्या हो जाएगा क्वाटरनरी हो जाएगा, 4 से मतलब नहीं है। अब 2 एग्जाम्पल हैं, ये तो एनसीईआरटी में दिया है। एडल्ट हीमोग्लोबिन में कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 4। तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन कहो चाहे 4 क्या कहो, सब यूनिट कहो, जिसमें 2 यूनिट एक जैसी कौन सी, अल्फा, और 2 एक जैसी कौन सी, बीटा। लेकिन एक हमने और बढ़ा दिया जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोब्यूलिन। एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी क्या है, तो कहोगे ये भी एक प्रकार की क्वाटरनरी प्रोटीन है। इसमें भी क्या पाई जाएंगी, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाएंगी। अब जब 4 पाई जाएंगी तो 2 कौन सी, एच चेन जिसको हाईवी चेन कहते हैं, और 2 कौन सी, एल चेन लाइट चेन। तो ये तो हम लोग डिटेल में वहां पढ़ेंगे। ये संयोग है कि यहाँ जो एग्जाम्पल लिखे हैं दोनों में कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन है, 4 हैं, लेकिन 5 वाली भी क्या हो जाएगी, 5 वाली भी क्वाटरनरी हो जाएगी। तो अगर ओवरव्यू आपसे हम पूछें, ऐसी कोई भी प्रोटीन जो फोल्डेड ना हो, जो सीधी रॉड जैसी हो, जिसमें सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड आसानी से बताया जा सके, जिसमें पोजिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड पता हो सके, उसका नाम प्राइमरी। उसमें सिर्फ कौन सा बांड मिलेगा, पेप्टाइड बांड। जैसे प्रोटीन फोल्ड होना शुरू होगी, वैसे फोल्ड होने में पहले बनाएगी अल्फा हेलिक्स, फिर बनाएगी बीटा प्लेटेड सीट। हेलिक्स बनाए या सीट बनाए तो नाम सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बांड बढ़ जाएगा, कौन सा, हाइड्रोजन बांड बढ़ जाएगा। फिर और ज्यादा फोल्ड हो जाए, अपने ऊपर ही फोल्ड होती चली जाए, अगर अपने ऊपर ही फोल्ड होते चली जाए और जैसे ऊन का गोला होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, टर्सरी स्ट्रक्चर। यहाँ बांड फिर बढ़ जाएंगे, कौन सा, हाइड्रोजन तो होगा ही, और डाइसल्फाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन या हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, यही वो प्रोटीन है जो जरूरी है किसके लिए, बायोलॉजिकल एक्टिविटी। फिर कभी कभार ऐसा होता है कि किसी एक प्रोटीन को बनाने के लिए ढेर सारी पॉलीपेप्टाइड चेन इकट्ठा हो जाती हैं। जैसे ढेर सारी पॉलीपेप्टाइड चेन इकट्ठा हो जाएंगी उसका नाम क्या हो जाएगा, क्वाटरनरी। अब क्वाटरनरी में 2 एग्जाम्पल है, एक कौन सा, ह्यूमन का हीमोग्लोबिन, और एक हम लोगों की एंटीबॉडी। संयोग से दोनों में क्या है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, 4 में से 2 एक जैसी और 2 एक जैसी। जरा एक बार पढ़ लो, फिर पढ़ते हैं, नोट से पढ़ो। उसमें कहा, उसको ऐसे ही से होगा ना, तो उसमें 100 का कोई मतलब ही नहीं है। प्रोटीन
एज मेंशन अर्लियर, पहले से ही पता है क्या है, हेट्रोपॉलीमर है, क्योंकि यहाँ डिफरेंट क्या है, अमीनो एसिड। बायोलॉजी की बात करेंगे तो कितने लेवल पर, 4 लेवल। टिक कर ले, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड मतलब पोजिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन, मतलब कौन क्या है पहला और कौन दूसरा है और कौन बाकी है, ऐसी किसी प्रोटीन को क्या कहोगे। तो प्राइमरी का मतलब ही यही है, ऐसी कोई भी प्रोटीन जिसमें अमीनो एसिड के सीक्वेंस को आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। प्रोटीन इमेजिन एज ए लाइन जिसका लेफ्ट एंड क्या रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट अमीनो एसिड, और राइट एंड क्या रिप्रेजेंट करेगा, लास्ट अमीनो एसिड। जो फर्स्ट अमीनो एसिड होता है इसको क्या कहते हो, एन टर्मिनल अमीनो एसिड, और जो लास्ट अमीनो एसिड होता है उसको क्या कहते हो, सी टर्मिनल अमीनो एसिड। प्रोटीन थ्रेड बहुत देर नहीं रह सकती है, एज ए एक्सटेंडेड रॉड, जल्दी ही थ्रेड क्या हो जाएगा, फोल्ड करेगा। किस फॉर्म में, या तो हेलिक्स जैसे रिवॉल्विंग, वो जो चढ़ती हुई सीढ़ियां घूमती हुई होती हैं ऐसे, लेकिन लिखा ये याद रखिएगा, अगर आ जाए क्या सभी प्रोटीन होल लेंथ ऑफ प्रोटीन हेलिक्स बनाती है तो कहोगे नहीं, ओनली सम पोर्शन ऑफ प्रोटीन थ्रेड अरेंज इन फॉर्म ऑफ हेलिक्स, केवल सम पोर्शन ही क्या बनाएगा, हेलिक्स बनाएगा। और ये टिक कर लीजिए, यहां पर इंपॉर्टेंट है ये, कौन सा हेलिक्स है, कौन सा हेलिक्स है, राइट हैंडेड हेलिक्स है। तो बाकी रीजन का हाल क्या होगा, तो बाकी रीजन ऑफ प्रोटीन फोल्डेड इनटू अदर फॉर्म, जैसे जैसे कौन सी, तो अदर फॉर्म के नीचे लिख दीजिए बीटा प्लेटेड सीट। अगर ऐसे कोई फोल्ड हो रहा तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहेंगे। और देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन फोल्डेड होती है इन सच ए वे टू मेड क्या, तो आंसर क्या देंगे, या तो अल्फा हेलिक्स या तो बीटा प्लेटेड सीट। इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर कितने, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में जुड़े रहते हैं, किसके द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर किससे बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड से। और देखो इन एडिशन लॉन्ग प्रोटीन चेन फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ, अपने ऊपर ही फोल्ड हो जाती है, कैसे, हालो वुलन बॉल, तो क्या मिल जाएगा, टर्सरी स्ट्रक्चर। कैसा अपीयरेंस आ जाएगा, 3 डायमेंशनल व्यू। ये टिक कर लीजिए, ये पूछा जा चुका है। टर्सरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन। टर्सरी, ये लाइन एनसीईआरटी में लिखी नहीं है लेकिन आया हुआ सवाल है, मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिया है। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन स्टेबिलाइज विद हेल्प ऑफ, जरा करेक्शन कर लो, यहाँ हाइड्रोजन है, एच के बाद वाई कर लो, वाई गायब हो गया है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और कौन सा, डाई सल्फाइड बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन भी है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी है। फिर देखो यहां लिखा है कुछ ऐसी प्रोटीन है जो बनती हैं किससे, असेंबली ऑफ मोर देन वन। अब मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड कहो चाहे सब यूनिट, तो तुरंत नाम क्या हो जाएगा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। किस मैनर में ये इंडिविजुअल फोल्डेड, ये बहुत अच्छा शब्द यहां लिखा है। ये बताओ कि जो क्वाटरनरी प्रोटीन बनेगी उसमें एक पॉलीपेप्टाइड वो कौन सा होगा, प्राइमरी होगा कि सेकेंडरी की टर्सरी। तो अगर चूज करना पड़ेगा तो टर्सरी लगाइएगा, फिर भी फोल्डेड लिखा है, ठीक है। तो अगर टर्सरी ना मिले तो सेकेंडरी, प्राइमरी ना लिख दीजिएगा, प्राइमरी से नहीं बनने वाली है। यहाँ क्या लिखा है, इंडिविजुअल फोल्डेड, और अगर फोल्डेड लिखा है इसका मतलब या तो सेकेंडरी होगी या तो क्या होगी, टर्सरी होगी। सब यूनिट अरेंज होंगी किस फॉर्म में, तो या तो लीनियर स्ट्रिंज के फॉर्म में, और या तो किस फॉर्म में, क्यूब या तो प्लेट। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहोगे, क्वाटरनरी। ये टिक कर लो। एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन क्या है,
इसमें कितनी सब यूनिट हैं? 4। तो 2 सब यूनिट एक जैसी हैं। इसमें 2 सब यूनिट कौन सी है? ए टाइप को चाहे अल्फा टाइप, और 2 सब यूनिट बी टाइप या बीटा टाइप। ये लाइन हमने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है। हम लोगों की जो एंटीबॉडी है वो भी क्या है? क्वाटरनरी प्रोटीन। आगे लिख दीजिए H2L2। 2 हैवी और 2 क्या है? लाइट है। देखिए एंजाइम हेडिंग यहां से स्टार्ट है, और एंजाइम हेडिंग की खास बात सुन लीजिए। इस बार जो क्वेश्चन आए हैं वो सब एंजाइम के आ गए हैं। 4 क्वेश्चन आए, उसमें से 3 एंजाइम के आए हैं। ये एंजाइम का इंट्रोडक्शन दिया है। ये एंजाइम की कहानी चल रही है, फर्जी कहानी है। रियल में क्वेश्चन यहाँ शुरू होते हैं। एंजाइम हाई रेट पर रिएक्शन कैसे कराते हैं, ये एक अच्छा सवाल है, यहाँ से कुछ न कुछ मिलेगा। दूसरा, नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, उसके जो स्टेप हैं, पिछले साल एक क्वेश्चन स्टेप का आया था, वो भी सवाल मिलेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, इसमें 2-3 फैक्टर हैं, ये छोटे छोटे ग्राफ हैं, पीएच है, टेम्परेचर है। इस बार भी एक क्वेश्चन इस हेडिंग से आया है, फैक्टर इफेक्टिंग से, तो ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है। और आखिर ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर उसी का पार्ट है, ये नॉन कम्पिटिटिव उसी का पार्ट है। ये क्लासिफिकेशन है नॉमेनक्लेचर, इससे अभी तक सवाल नहीं आया था। पहली बार, पिछली बार एक रीनीट हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था, और इस बार एक क्वेश्चन इस हेडिंग से आ गया। कौन सा था? ये ट्रांसफरेज वाला क्वेश्चन था। और ये हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कोफैक्टर, लगभग हर साल एक क्वेश्चन आएगा। तो ये इतना एंजाइम दिया है, फिर एंजाइम कंप्लीट हो जाएंगे, क्वेश्चन स्टार्ट। तो ये जान लीजिए एग्जामिनर एंजाइम से बहुत खुश है। इस बार 3 क्वेश्चन एंजाइम से दिया है, तो हम कह रहे 3 नहीं आएंगे, 2 तो एग्जाम में आएंगे ही, ठीक है। तो पहले कुछ सुन समझ लेते हैं, उसके बाद लिखिएगा। चलिए हेडिंग डालिए एंजाइम। अभी लिखिएगा नहीं, देखिएगा, फिर अभी लिखने का टाइम देंगे तो अब लिख लीजिएगा। देखिए जरा इधर, जैसा एनसीईआरटी में लिखा है ऑलमोस्ट। अच्छा, एनसीईआरटी बहुत सावधानी से लिखी गई है। ऑलमोस्ट जहां लिखना होगा वहां ऑलमोस्ट लिखेगा, और जहां आल लिखना होगा वहां आल लिखेगा। आप इस ऑलमोस्ट को हटा दीजिए और इसकी जगह आल लिख दीजिए, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ऑलमोस्ट आल एंजाइम। अभी लिखिएगा नहीं बेटा। क्या होते हैं? तो आंसर देंगे प्रोटीन, और ऐसा कोई भी एंजाइम जो प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं प्रोटीनेसियस एंजाइम। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे आप ये लाइन बताओगे वैसे एक्सेप्शन मिल जाएगा। एक्सेप्शन क्या है? कि दुनिया में कुछ एंजाइम हैं, दुनिया में कुछ एंजाइम हैं जो नॉन प्रोटीनेसियस होते हैं। अब सवाल ये है कि यदि नॉन प्रोटीनेसियस एंजाइम हैं तो फिर बने किसके होंगे? तो मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। आप जैसे ही न्यूक्लिक एसिड बोलोगे वैसे एग्जामिनर पूछेगा कौन सा न्यूक्लिक एसिड, तो आप आंसर देंगे आरएनए। आरएनए बता नहीं पाओगे तब तक पूछेगा कौन सा आरएनए, तो आरएनए कौन सा बताओगे तो कहोगे राइबोसोमल आरएनए। ये आप बता नहीं पाओगे, पूछेगा कौन सा वाला, 18S 28S 23S 5S कौन सा वाला, आराम से बताओ, जल्दी नहीं है। तो कहोगे 23S राइबोसोमल आरएनए एक्ट एज एंजाइम। किसमें? हम लोगों में।
हम लोगों में नहीं, तो कहोगे बैक्टीरिया में। वापस आ जाओ, चूंकि राइबोसोमल आरएनए एंजाइम की तरीके से काम करता है, इसी नाते ऐसे एंजाइम जो न्यूक्लिक एसिड वाले एंजाइम हैं, इनको कहा जाता है राइबोजाइम। लिखो, ये आया हुआ सवाल है कि कौन सा न्यूक्लिक एसिड एंजाइम की तरीके से काम करेगा, तो कहोगे 23S rRNA। और किसमें काम करेगा, तो कहोगे ये बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट में ऐसा काम करेगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए या स्टेटमेंट लिखा हो ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, सही है? ऑल एंजाइम प्रोटीन नहीं है, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम क्या है, प्रोटीन है, क्योंकि क्या है, एक्सेप्शन है। बढ़े आगे, बढ़े। बढ़े बेटा। अच्छा चलो मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कि लगभग लगभग तो सारे एंजाइम किसके बने हैं, प्रोटीन के ही बने हैं। तो बताओ एंजाइम में जो प्रोटीन पाई जाएगी उसका स्ट्रक्चर कौन सा होगा, तो तीनों होंगे। एनसीईआरटी में लिखा है प्राइमरी भी होगा, सेकेंडरी भी होगा और टर्सरी भी होगा। अब सबसे खास बात यह है कि अगर आल आंसर मिलेगा तो आल लगा दीजिएगा, लेकिन अगर आल नहीं मिला और चूज करवा लिया तो क्या लगाओगे, तो तब आप क्या लगाओगे, टर्सरी लगाओगे। तो ज्यादातर एंजाइम की जो प्रोटीन होती है वो कैसी होती है, टर्सरी होती है। एक खास बात, अब जब टर्सरी है तो खास बात आपको पहले से ही पता है कि ये क्या है, फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ, ये अपने ऊपर क्या करेगी, फोल्ड। अब देखो कैसे फोल्ड करेगी, तो ये ऐसे ऐसे फोल्ड करेगी, नहीं फोल्ड करेगी। तो जब ऐसे ऐसे फोल्ड करेगी तो क्या बन जाएगा, तो देखो यहां बन जाएगा पॉकेट या बन जाएगा क्रीवाइसेज। ये पॉकेट या क्रीवाइसेज वो जगह होगी जिस जगह क्या फिट होगा,
सबस्ट्रेट फिट होगा। तो ऐसा कोई भी एंजाइम जिसमें क्या हो, टर्सरी प्रोटीन हो और जिसमें पॉकेट या क्रीवाइसेज हो, जहां क्या फिट हो सके, सबस्ट्रेट फिट हो सके, तो इसी पॉकेट या क्रीवाइसेज को कहते हैं क्या, एक्टिव साइट कहते हैं। तो ऐसी कोई भी एंजाइम जिसमें टर्सरी प्रोटीन विद एक्टिव साइट किसके लिए हो, सबस्ट्रेट के लिए हो, वो रिएक्शन को क्या करा देगा, फास्ट करा देगा। बस खास बात यह है कि रिएक्शन फास्ट तो कई लोग कराते हैं, जैसे एक होता है एंजाइम और एक होता है इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट। ये बताओ क्या इसमें कोई एक्टिव साइट होती है? इसमें तो कोई एक्टिव साइट नहीं होती है। तो एंजाइम भी रिएक्शन को क्या कराएंगे, फास्ट, ये भी रिएक्शन को क्या कराएंगे, फास्ट। तो दोनों में समानता ये हो गई कि रिएक्शन फास्ट कराएंगे। कुछ अंतर भी तो होगा, तो अंतर एनसीईआरटी में एक्सप्लेन है। क्या एक्सप्लेन है? एंजाइम हमेशा कब तक काम करेंगे, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर काम करेंगे और फिर ये डैमेज हो जाएंगे या नॉन फंक्शनल हो जाएंगे कब, हाई टेम्परेचर। तो ये डैमेज हो जाते हैं या क्या हो जाते हैं, नॉन फंक्शनल एट हाई टेम्परेचर। एनसीईआरटी में हाई टेम्परेचर भी एक्सप्लेन है, कितना, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन इनकी खास बात क्या है, में एक्टिव एट हाई टेम्परेचर और क्या, प्रेशर। जो फर्नेस होती है केमिस्ट्री वाले, वहां तो बहुत बहुत टेम्परेचर होता है, 800 900 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो किसी हाई टेम्परेचर या प्रेशर पर कौन काम कर सकता है, इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट। जबकि एंजाइमेटिक कैटालिस्ट नॉन फंक्शनल हो जाएंगे कब, हाई टेम्परेचर पर। इस पैराग्राफ में कुछ ज्यादा क्वेश्चन है नहीं। एंजाइम में प्रोटीन है, प्रोटीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कुछ भी हो सकती है। टर्सरी होगी तो फोल्डेड होगी, उसमें मिलेंगे पॉकेट या क्रीवाइसेज, और पॉकेट या क्रीवाइसेज को कहोगे क्या, एक्टिव साइट। वहां क्या फिट होगा, सबस्ट्रेट फिट होगा, तभी रिएक्शन को क्या कराएंगे, फास्ट कराएंगे। लेकिन ये भी कराएंगे, ये भी कराएंगे, तो अंतर क्या है, ये कब तक काम करेंगे, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर तक काम करेंगे। और इनकी खास बात क्या है, ये किसी भी टेम्परेचर या किसी भी प्रेशर पर काम कर सकते हैं। लिख लीजिए। शुरू करें। अब एक्सेप्शन देखो, देखो एक्सेप्शन क्या है। दुनिया में ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो हाई टेम्परेचर पर सरवाइव करता है, उसका नाम क्या होता है, तो उसका नाम है थर्मोफिलिक। अभी लिखो नहीं, लिख लेना, पहले सुन लो। ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो हाई टेम्परेचर पर सरवाइव कर ले, उसका नाम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। इनकी खास बात यह है कि ये सरवाइव करेंगे एट हाई टेम्परेचर। कितना, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो एनसीईआरटी में लिखा हो याद रखेंगे, लगभग 80 टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन 40 से तो ज्यादा है ना। तो ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो हाई टेम्परेचर पर सरवाइव करता है, उसको थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। ये हाई टेम्परेचर कहाँ मिलेगा, तो एनसीईआरटी में लिखा है
हार्ट वेंट्स एंड सल्फर स्प्रिंग्स। अब ध्यान सुनना, हार्ट वेंट्स और सल्फर स्प्रिंग में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे वो थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। तो काम की बात है, अगर वो ऑर्गेनिज्म इतने हाई टेम्परेचर पर जिंदा है तो ये बताओ उसकी मेटाबॉलिज्म चल रही होगी कि नहीं चल रही होगी? मेटाबॉलिज्म चल रही होगी, और अगर मेटाबॉलिज्म चल रही है तो इसका मतलब फिर उसका एंजाइम काम कर रहा है। तो इन लोगों के जो एंजाइम होते हैं वो रिमेन एक्टिव एट हाई टेम्परेचर। ऐसा कोई भी एंजाइम जो हाई टेम्परेचर पर एक्टिव रहता है, इस एंजाइम को क्या कहोगे? तो इसको कहोगे थर्मोफिलिक एंजाइम, या इसका एक और नाम बताओ। हाँ वेरी गुड, क्या? थर्मो स्टेबल एंजाइम। तो ध्यान सुनिएगा, थर्मो स्टेबल एंजाइम का मतलब होता है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी। तो वास्तव में यहां हमको क्या देखने को मिला? थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ एंजाइम। उस बैक्टीरिया का नाम बताओ जो हाई टेम्परेचर पर सरवाइव करता था? थर्मस एक्वेटिकस। और एंजाइम कौन सा था? टैक पॉलीमरेज। तो एंजाइम भी एग्जाम्पल भी लिख लेंगे। कौन सा बैक्टीरिया था बताओ बेटा? थर्मस और एंजाइम बेटा कौन सा था? टैक पॉलीमरेज। ये एक्सेप्शन है। तो दोनों क्या एक्सेप्शन बताया है? ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो हाई टेम्परेचर पर क्या करे, सरवाइव। कितने पर? 80-90। जैसे कहां सरवाइव कर गया, या कहां सरवाइव कर गया? सल्फर स्प्रिंग। ऐसे को कहते हैं क्या? थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। तो इसमें एंजाइम क्या रहेंगे? एक्टिव रहेंगे इसी हाई टेम्परेचर पर। तो एंजाइम को क्या कहोगे? थर्मोफिलिक एंजाइम या थर्मो स्टेबल एंजाइम। इसका मतलब एंजाइम में क्या है? थर्मल स्टेबिलिटी है। जैसे एक बैक्टीरिया कौन सा, अच्छा मिट गया, फिर से लिख लेते हैं, थर्मस एक्वेटिकस। और इसमें एंजाइम कौन सा है? टैक पॉलीमरेज। जो कहां यूज होता है? कहां? पीसीआर में। लिखो। इसके बाद वाली एनसीईआरटी में जो हेडिंग है उसमें पता भी देखना कितनी सारी कहानी लिखी है। ऑर्गेनिक रिएक्शन, फिर इनऑर्गेनिक रिएक्शन, बेरियम हाइड्रोक्साइड, H2SO4। लेकिन अब भैया सब इंपॉर्टेंट है, कोई लाइन छोड़ना नहीं है। वो कहो यहाँ बेरियम हाइड्रोक्साइड वाला रिएक्शन उठा लेगा और पूछ लेगा कितने वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं, देख लो कितने निकले हैं। हो गया सबका? देखो एनसीईआरटी में एक हेडिंग है,
केमिकल रिएक्शन, और उसमें कहानी देखो क्या लिखी है कि यदि कोई केमिकल, हमारे साथ ही लिखते चलो क्योंकि इसमें बहुत मतलब है नहीं, हमारे साथ ही लिखते चलो, फिर हम बताएंगे, जहां रुकना होगा बता देंगे। यदि कोई केमिकल कंपाउंड है तो इसमें दो ही रिएक्शन हो सकते हैं या दो ही चेंज हो सकते हैं, या तो फिजिकल चेंज या तो केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज को फिजिकल रिएक्शन भी कह सकते हो और केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हो। अब रुक जाओ, एक लाइन इधर इधर देख लो। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में जो मेन अंतर है वो है बांड का। जब चेंज आ जाए और बांड ना टूटे, जैसे जैसे मान लीजिए स्टेट ऑफ मैटर है, आप वाटर के वेपर से गैस बना दोगे या गैस से फिर से वाटर वेपर बना दोगे या लिक्विड बना दोगे या बर्फ बना दोगे, ये क्या है, ये स्टेट ऑफ मैटर है। या किसी का शेप बदल दीजिए तो शेप चेंज हो जाए या स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाए, ये किस में आएगा, ये फिजिकल चेंज आएगा। ये कभी नहीं पूछा गया है, बस खास बात ये है ये चेंज विदाउट ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड। तो यहां आगे लिखेंगे विदाउट ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड, और इसका एग्जाम्पल चेंज इन शेप या स्टेट ऑफ, क्या कहोगे, मैटर। शेप बदल दो या स्टेट ऑफ मैटर बदल दो, ये किस में आएगा, फिजिकल चेंज में आएगा, बाकी फिजिक्स में पढ़िएगा। केमिस्ट्री में देखिए यहां विद ब्रेकडाउन भी होगा और फॉर्मेशन भी होगा, किसका, बॉन्ड। जब कभी किसी केमिकल कंपाउंड में पाए जाने वाले बॉन्ड टूटे और नए बॉन्ड बने तो जो चेंज आएगा वो किस में जाएगा, वो केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन में। अब केमिकल चेंज भी दो प्रकार के होंगे, एक होगा इनऑर्गेनिक रिएक्शन। अब इनऑर्गेनिक रिएक्शन में दिया हुआ है कौन सा, बेरियम हाइड्रोक्साइड का किससे रिएक्शन करा दिया है, H2SO4 से, तो बन गया है क्या, बेरियम सल्फेट प्लस 2 वाटर। ये तो रिएक्शन लिखिए। अब पूछा तो खैर कभी नहीं है, पूछने को कुछ भी पूछ सकता है भाई, उसके मूड की बात है। फिर दूसरा देखो, ये है ऑर्गेनिक, ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्वॉल्व हो और वो ऑर्गेनिज्म में हो जाए, जैसे हाइड्रोलिसिस कर दो किसकी, स्टार्च की, और स्टार्च को तोड़ के क्या बना दो, ग्लूकोज बना दो, तो ये हो सकता पूछ ले आपसे। ये एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज कौन सी रिएक्शन है, फिजिकल है कि ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है, तो क्या बताओगे, तब कहोगे ये क्या है, ये ऑर्गेनिक रिएक्शन है। इसमें से कोई सवाल अभी तक नहीं आया है भैया, पूछने को कुछ भी पूछ सकता है। अब काम की बात सुनो, चाहे चेंज कौन सा कर रहे हो और चाहे क्या हो, दोनों में जब कभी रिएक्शन होगा तब कोई न कोई सबस्ट्रेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। तो एनसीईआरटी में लिखा है रेट, रिएक्शन का क्या होता है,
रेट होता है, और रेट का मतलब क्या है? एक निश्चित समय में बनने वाला प्रोडक्ट। क्या है? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फार्म पर यूनिट टाइम। तो अगर रेट निकालना है तो क्या लिखोगे? डीपी अपान डीटी। इतने से अभी तक कुछ भी नहीं आया है एग्जाम में। रेट को क्या कह सकते हो? वेलोसिटी कह सकते हो। कब? जब क्या मिल जाए? डायरेक्शन मिल जाए। तो डायरेक्शन स्पेसिफिक हो जाए तो उसको वेलोसिटी। ये सब लिख लीजिए, अभी तक कुछ आया नहीं। जनरल कहानी है कि किसी भी केमिकल कंपाउंड में दो चेंज होते हैं, या तो फिजिकल या तो केमिकल। फिजिकल का मतलब बिना बांड तोड़े, बिना बांड बनाए, और केमिकल का मतलब बांड तोड़े भी और बांड बनाए भी। केमिकल फिर दो प्रकार के, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। अगर ऑर्गेनिक है तो बेरियम वाला रिएक्शन दिया हुआ है वो याद रखिएगा। ऑर्गेनिक वाला ये कम से कम एक एग्जाम्पल याद रखेंगे। हाइड्रोलिसिस किसकी? स्टार्च की। किसमें? ग्लूकोज में। ये किसमें आएगा? ये किसमें आएगा? तो आंसर दोगे ये ऑर्गेनिक में आएगा। चाहे फिजिकल हो, चाहे केमिकल हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे इनऑर्गेनिक, सब जगह क्या होता है? कोई ना कोई क्या बनेगा? प्रोडक्ट। तो फिर रिएक्शन का क्या होगा? रेट। रेट का मतलब अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम, डीपी अपान डीटी। रेट को क्या कह सकते हो? वेलोसिटी, अगर क्या है? डायरेक्शन स्पेसिफिक है। जनरल कहानी है। इसके बाद से क्वेश्चन शुरू होते हैं, फिर क्वेश्चन आपसे मिलेंगे। लिख लिया? तो फिजिक्स केमिस्ट्री बताएंगे। एनसीईआरटी में तो नहीं लिखा है। एनसीईआरटी में लिखा है ना स्टेट ऑफ मैटर। एनसीईआरटी में जो लिखा है कि स्टेट ऑफ मैटर में कोई बांड नहीं टूटा है, और न शेप बदलने में कोई बांड टूटा है। टूटता होगा ये तो फिजिक्स केमिस्ट्री आपको बताएगा, लेकिन लिखा नहीं है। शुरू करें? बढ़ाए बेटा इसको आगे। अब यहां से रियल में क्वेश्चन शुरू होते हैं, बायोलॉजी वाले। देखो क्या है, ये बताओ। अब लिखना नहीं, अब सुनना, ठीक है? अब कुछ भी नहीं लिखना। ये बताओ, किसी भी रिएक्शन का जो रेट होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? किसी भी रिएक्शन का रेट किस पर डिपेंड करेगा? तो ये बहुत बड़ा सवाल है, इसके बहुत जवाब हैं। फिर भी यहां जो जवाब दिया वो याद रखेंगे। तो कम से कम दो चीजों पर डिपेंड कर देंगे। एक टेम्परेचर, भाई टेम्परेचर इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी रिएक्शन का। और दूसरा है एंजाइम। एंजाइम का प्रेजेंस या एंजाइम का एब्सेंस। एंजाइम है या एंजाइम नहीं है, इस पर बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। और टेम्परेचर कैसा है। तो पहला हम पढ़ेंगे, अभी कुछ लिखेंगे नहीं, केवल सुनेंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए एक रूल दिया है, कौन सा? जनरल रूल ऑफ थंब। थंब रूल क्या कहता है? तो थंब रूल कहता क्या है वो देखो। अभी लिखना नहीं बेटा। ये कहता है कि अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज करो, एवरी चेंज किसका? 10 डिग्री सेंटीग्रेड इन टेम्परेचर। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड का अगर चेंज करोगे तो रेट क्या हो जाएगा? तो या तो रेट डबल हो जाएगा और या तो रेट हाफ हो जाएगा। 10 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज 10 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से क्या हो जाता है? तो या तो रेट डबल हो जाएगा या तो रेट क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ये कौन सा रूल है? थंब रूल। लिखो।
हमको दो चीजों का इफेक्ट पढ़ना है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहेगा और एंजाइम के होने या एंजाइम के ना होने का क्या असर रहेगा। देखें इफेक्ट ऑफ एंजाइम क्या है। तो एंजाइम क्या करेगा, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन का जो रेट होगा वो बहुत ही ज्यादा क्या कर देगा, फास्ट। कैसे पता चला, तो कैसे पता चला, तो ये एक रिएक्शन हो रही है वाटर और CO2 के बीच, और क्या बन रहा है H2CO3। जब एंजाइम नहीं था तो लगभग 200 मॉलिक्यूल पर आवर बन रहे थे, इस रेट से रिएक्शन चल रही थी। ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें एंजाइम ना हो उसको क्या कहते हैं, अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। इसमें रेट क्या होगा, स्लो होगा। जैसे इस केस में लगभग 200 मॉलिक्यूल पर आवर बन रहे थे। फिर क्या किया, इसी रिएक्शन को कराया गया किसके प्रेजेंस में, एंजाइम कौन सा। अब जैसे ही एंजाइम लगेगा वैसे रिएक्शन का नाम कैटालाइज्ड रिएक्शन हो जाएगा विद एंजाइम प्रेजेंस, और ये बहुत तेज होगा। कितना तेज देखो, तो सेम रिएक्शन होगी, कितना लिखा है 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड। एक सेकेंड में 6 लाख हैं तो एक घंटे में कितने बनेंगे, एक घंटे में 3600 सेकेंड होते, पहले 3600 से आप मल्टीप्लाई करिए तो लगभग कितने गुना, 10 मिलियन टाइम। तो सबसे काम की बात यह है कि जो कैटालाइज्ड रिएक्शन है उसका रेट क्या होता है, वेरी फास्ट होता है। किसकी तुलना में, अनकैटालाइज्ड। किसी भी रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा या कम होगा, ये मेनली दो बातों पर डिपेंड करेगा। एक तो उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, जी रिएक्शन करा कहाँ रहे हो। अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम होगा तो रिएक्शन फास्ट होगा, टेम्परेचर कम होगा तो भी कम होगा, और टेम्परेचर ज्यादा होगा तो भी कम होगा। कितना, वो क्यूटन का उसका नियम है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर चेंज करोगे तो अगर सही चेंज करोगे तो डबल हो जाएगा, और गलत चेंज करोगे तो हाफ हो जाएगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट इफेक्ट है वो एंजाइम। एंजाइम नहीं है तो अनकैटालाइज्ड, और एंजाइम है तो कैटालाइज्ड। अनकैटालाइज्ड और कैटालाइज्ड में किसका रेट फास्ट होगा, तो आंसर क्या देंगे, कैटालाइज्ड का रेट फास्ट होगा। अब आपके दिमाग में एक बात बैठ गई है और उससे गलती देखो कैसे होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी भी रिएक्शन पर एंजाइम का क्या इफेक्ट है, तो तुरंत आप आंसर दोगे कि एंजाइम रेट चेंज कर देगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एंजाइम सिर्फ रेट ही नहीं चेंज करता है, एंजाइम प्रोडक्ट भी चेंज कर देता है। कैसे, वो एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। इधर देखो, आपको पता है कि ग्लूकोज, अगर सब कुछ सही है, अगर सब कुछ सही है, नॉर्मल एरोबिक कंडीशन है, तो 10 स्टेप होंगे, याद है, और क्या बन जाएगा, और अगर O2 अवेलेबल रहा
तो फिर आगे क्या चलेगी? क्रेब साइकिल और क्या चलेगा? ईटीएस, तो क्या बनेंगे? एटीपी, इसको हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। ये सब कुछ सही है। तो अगर नॉर्मल एरोबिक कंडीशन है तो इसी ग्लूकोज में 10 स्टेप करिए और सभी स्टेप के अपने अपने क्या होंगे? सभी स्टेप के अपने अपने एंजाइम होंगे। 10 स्टेप होंगे, 10 एंजाइम होंगे, अपना पायरुविक एसिड बना, फिर ऑक्सीजन है तो क्रेब साइकिल चला, ईटीएस चला, और फाइनली हमको क्या मिला? एटीपी मिला। लेकिन जरा सा चेंज करोगे प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। इसी ग्लूकोज से क्या, अगर कहीं स्केलेटल मसल की बात करें और क्या हो जाए? आयन एरोबिक कंडीशन हो जाए तो क्या बन जाएगा? लैक्टिक एसिड। ये बताओ एंजाइम चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में एंजाइम क्या होता है? लैक्टोज डिहाइड्रोजिनेज होता है। तो देखिए ध्यान से, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है और फिर पायरुविक एसिड से ही क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड। क्योंकि आपने एक एंजाइम एक्स्ट्रा बढ़ाया तो आपको प्रोडक्ट बदल गया। तो यहां हम आपको जो समझाना चाह रहे हैं कि एंजाइम रेट चेंज करेगा, ये पहला सत्य है, लेकिन ये अंतिम सत्य नहीं है। एंजाइम में अगर एक आध एंजाइम आप बढ़ा दोगे तो क्या बदल जाएगा? प्रोडक्ट बदल जाएगा। जैसे 10 एंजाइम ये दीजिए और साथ में कंडीशन एक एंजाइम ये दे दीजिए तो तुरंत क्या मिल जाएगा? लैक्टिक एसिड। और देखो इसी ग्लूकोज को किसको दे दिया जाए? ईस्ट को दे दिया जाए और क्या करा दिया जाए? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कर दिया जाए तो बताओ क्या बन जाएगा? इथेनॉल बन जाएगा। इसी पायरुविक एसिड से ही तो बनता है। यहां भी तो एंजाइम लगेगा इस जगह। कौन कौन से एंजाइम लगते थे बेटा? 2 एंजाइम लगते थे, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। अब देखिएगा ध्यान से, इसी 10 एंजाइम में एक एंजाइम बढ़ा दीजिए। कौन सा? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। मैंने अभी पढ़ाया नहीं लेकिन मतलब सुन लीजिए। तो अगर 11 एंजाइम यूज करोगे तो क्या बन जाएगा? लैक्टिक एसिड। मतलब 10 की जगह 11 स्टेप करो तो क्या मिल गया? लैक्टिक एसिड। अब देखो 10 स्टेप से क्या बनेगा? पायरुविक एसिड। इसमें कितने स्टेप होते हैं? 2 स्टेप होते हैं। तो कितने एंजाइम लगेंगे? 2। और 12 करिए तो क्या मिल जाएगा? तो काम की बात यह है कि एंजाइम रेट तो चेंज करेगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर कोई मेटाबॉलिक पाथवे हो रही है, कोई मल्टी स्टेप रिएक्शन हो रहा है, 1-2 एक्स्ट्रा एंजाइम ऐड करते ही क्या बदल जाएगा? प्रोडक्ट। इसी ग्लूकोज से जिससे क्या मिलना था? पायरुविक एसिड, उससे क्या मिल जाएगा? लैक्टिक एसिड, या क्या मिल जाएगा? इथेनॉल। तो इफेक्ट ऑफ एंजाइम क्लियर हुआ। रेट पर भी इफेक्ट है और प्रोडक्ट पर भी इफेक्ट है। अब एक बार नोट से आप पढ़ लीजिए, फिर पढ़ाते हैं। एंजाइम में जितना पढ़ाए हैं कहां तक? तो हम बताएं। अच्छा हम खोल लेते हैं। इस जगह से लेकर के और पढ़ डालिए यहां तक, इस जगह तक एक बार पढ़िए। और जितना पढ़ा है वो हम फिर से आपको सुना देते हैं, आप पढ़ते रहिए। देखो भाई, यहां क्या लिखा है इसको टिक करो, क्योंकि यही आपके काम का है। एक जानना जानते हो क्या करेगा? ये सिर्फ ऑलमोस्ट हटाएगा और आपको लगेगा सही है तो लगा है, सही नहीं गलत हो गया, ठीक है। और यहां से आल हटा दे तो भी गलत है। तो यह पूरी लाइन क्या होगी? ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन। लेकिन फिर क्या है? कुछ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में कौन सा? ये एंजाइम का काम करेगा तो क्या कहोगे? राइबोजाइम। क्योंकि आरएनए काम कर रहा है ना। कौन सा आरएनए?
राइबोसोमल आरएनए, उसमें से भी कौन सा 23 एसआरएनए किस में करता है, ये भी सब कुछ सही रहेगा, आखिरी में यहाँ यूकैरियोट लिख देगा या एनिमल लिख देगा या प्लांट लिख देगा या ह्यूमन लिख देगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम अगर किसी एंजाइम को एक लाइन डायग्राम से देखें, एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन, हो सकता है उसमें क्या हो, प्राइमरी का मतलब अमीनो एसिड सीक्वेंस, लेकिन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन में हो सकता है क्या, या हो सकता है क्या टर्सरी। जब हम टर्सरी की बात करेंगे तब हम कहेंगे कि जो बैकबोन ऑफ प्रोटीन है वो अपने ऊपर फोल्ड करेगी, और जब फोल्ड करेगी तो क्या होगा, क्रिस क्रॉस, कुछ इस प्रकार से कि क्या बन जाएंगे, या क्या बन जाएंगे, पॉकेट। ऐसे ही किसी एक पॉकेट का नाम, ये टिक कर लो, ये काम का है। एक्टिव साइट कौन सी जगह है, तो कहोगे ये वो क्रीवाइसेज या वो पॉकेट है जहां सबस्ट्रेट 10 एंजाइम थ्रू देयर एक्टिव साइट कैटलाइज रिएक्शन एट हाई रेट। इस पूरे पैराग्राफ में ये 3 लाइनें आपके काम की हैं। अब ये देखो लिखा है एंजाइम कैटालिस्ट किससे अलग है, इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट से, और किस, लेकिन मेन जो डिफरेंस है वो क्या है, देखो इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट काम करता है कहां, जबकि जो एंजाइम है वो क्या हो जाएगा, कितने पर, हाई टेम्परेचर। ये डाटा एनसीईआरटी का है, किसके ऊपर, 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जाओगे तो खराब हो जाएगा। एंजाइम आइसोलेट करो उन ऑर्गेनिज्म से जो कहाँ रहते हैं, हाई टेम्परेचर, जैसे कहाँ, टिक कर लो, और कहाँ, सल्फर स्प्रिंग। एंजाइम कैसे होंगे, और रिमेन कैटालिटिक पावर कितने पर, कितना, 80 से 90। ऐसे एंजाइम को क्या कहोगे, क्या कहोगे, थर्मोस्टेबल एंजाइम। और ये किसमें पाए जाएंगे, किसमें पाए जाएंगे, थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। ये टिक कर लो, थर्मल स्टेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी है इन एंजाइम की, जो किसमें मिलेंगे। फिर यही वो फर्जी वाला पैराग्राफ है, केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल कंपाउंड की बात करोगे तो उसमें कितने चेंज आएंगे, 2, कौन से, और केमिकल। फिजिकल चेंज का मतलब क्या है, या तो चेंज किसमें कर दो, शेप, विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। फिजिकल प्रोसेस, एक और फिजिकल प्रोसेस दी है क्या, स्टेट ऑफ मैटर, जैसे आइस से क्या बनाओ, वाटर, या वाटर से क्या बनाओ, वेपर। यहां लिखा, यहां समझो, बाकी रियल में क्या है मुझे नहीं पता है। व्हेन बॉन्ड आर ब्रोकन, जब बॉन्ड टूटे और क्या है, नया बॉन्ड बने, तो इसको क्या कहोगे, केमिकल। जैसे एग्जाम्पल में ये देखो दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ एरो जरा बटा कर लो, ये एरो है, ये एरो कर लो, कर लो। ये कैसी रिएक्शन है बेटा, इनऑर्गेनिक। लेकिन अगर ये कर लो तो ये क्या है, ऑर्गेनिक। अब आता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट किसका होगा, या इसका मतलब क्या है, तो शॉर्ट फॉर्म में dp/dt। रेट को क्या कह सकते हो, वेलोसिटी, अगर डायरेक्शन क्या हो, स्पेसिफिक। कोई सवाल नहीं है, यहां से सवाल शुरू होता है। जनरल रूल, जनरल रूल किसका, थंब रूल कहता, क्या, रेट को क्या कर लोगे, या क्या कर लोगे, या फिर कम करके कितना कर लोगे, आधा, कितने पर, ये टिक कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, कितने पर, 10 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज इन आइदर डायरेक्शन। कैटलाइज्ड रिएक्शन प्रोसीड रेट वेरी, कैटलाइज्ड रिएक्शन बहुत तेजी से चलती है, किसकी तुलना में, कैटलाइज और अनकैटलाइज में क्या अंतर, जिसमें एंजाइमिक कैटलिस्ट है वो कैटलाइज्ड, और जिसमें नहीं है वो अनकैटलाइज्ड। इन एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन रेट वुड बी फास्टली हायर देन अनकैटलाइज्ड। एग्जाम्पल दिया है, CO2 ले लीजिए, वाटर ले लीजिए, H2CO3 बना लीजिए, और आगे बढ़ा दिया मैंने, H+ और HCO3- लिख दिया है। ये रिएक्शन दोनों दिशाओं में चलती है, किसकी प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्राइड। देखो लिखा है, इसको अंडरलाइन करो, इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम, तो रिएक्शन क्या होगी, वेरी स्लो, कितना, लगभग 200 मॉलिक्यूल, कितनी देर में, 1 घंटे।
लेकिन अगर हो गया प्रेजेंस तो लगभग लगभग 6 लाख मॉलिक्यूल भी कितनी देर में। इसका मतलब एंजाइम कितना बढ़ गया, एंजाइम ने रेट कितना बढ़ा दिया। ये कहां पाया जाता है एंजाइम, किसके, आरबीसी में, या फिर कहां मिलेगा, प्लाज्मा में। इफेक्ट ऑफ एंजाइम ऑन प्रोडक्ट हमने हेडिंग बना दी है, क्या कहा है, हजारों टाइप के एंजाइम कैटलाइज करते हैं कोई ना कोई रिएक्शन। अगर कोई मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन है जहां सभी स्टेप या तो सेम एंजाइम या तो डिफरेंट एंजाइम से होगा, तो मल्टी स्टेप के लिए एक शब्द है, मल्टी स्टेप रिएक्शन को क्या कहते हो, क्या कहते हो, मेटाबॉलिक पाथवे। ये अंडरलाइन जरा कर लो बेटा, मल्टी स्टेप को क्या कहते हो, मेटाबॉलिक पाथवे। एग्जाम्पल दिया है यहां, यहां एग्जाम्पल दिया है कि ग्लूकोज से क्या बना है, पायरुविक एसिड। कितने स्टेप, 10 ही तो स्टेप होते हैं, तो कितने एंजाइम लगेंगे, 10 ही एंजाइम लगेंगे। पहला एंजाइम कौन सा था, तो पढ़ाया नहीं, पूछ रहे हैं ऐसे, ग्लाइकोलिसिस का पहला एंजाइम, तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट, पहला स्टेप तो यही है ना। तो एंजाइम कौन सा हो जाएगा, हेक्सोकाइनेज, नहीं हो जाएगा, फिर कौन सा, अरे उसके बाद ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 6 फास्फेट आइसोमेरेज, और फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। कम से कम 3 तो एंजाइम याद ही रखो। अच्छा, कह रहा है कि अगर मेटाबॉलिक पाथवे में 1 या 2 क्या कर लो, क्या कर लो, एडिशनल रिएक्शन, जैसे 1 एडिशनल रिएक्शन किया तो लैक्टिक एसिड बन गया था, और 2 किया तो अल्कोहल बन गया था। तो कह रहा है 1 या 2 एडिशनल रिएक्शन अगर कर लो तो क्या चेंज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। कह रहा है हम लोगों की स्केलेटल मसल में अगर क्या हो जाए तो इसी ग्लूकोज से क्या बन जाएगा, और अगर नॉर्मल कंडीशन हो तो क्या बनेगा, नहीं बनेगा। और अगर ईस्ट हो और फर्मेंटेशन होने लगे तो कह रहा है इसी पाथवे से क्या बन जाएगा, इथेनॉल। इसका मतलब है कि डिफरेंट कंडीशन में क्या मिल सकता है, यहां लिखा है हेंस, और सुन लीजिए, जहां जहां हेंस वहां वहां क्या बनेगा, एसर्शन रीजन बनेगा, जान लीजिए। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहां तक। तो यहां कुछ सवाल आपको समझ में आ जाने चाहिए, डाटा रट लीजिएगा। अगर रिएक्शन नहीं हो रहा है तो H2CO3 कितने बनेंगे, कैटलाइज अनकैटलाइज वजह, अगर एंजाइम नहीं है तो, और अगर एंजाइम है तो 1 घंटे में 6 लाख रटे रहोगे, और बगल में लिखा होगा 6 लाख पर आवर, हो जाएगा क्या, गलत हो जाएगा। तो घंटे में कितने निकलेंगे, 200 भैया, 6 लाख है उसको 3600 से गुणा कर दीजिए, जो आंसर आएगा वो निकल आएगा, मोटा मोटा, ठीक है, तो वो आंसर मिलेगा, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, एंजाइम का दूसरा असर है कि अगर एंजाइम चेंज करोगे तो क्या चेंज हो सकता है, प्रोडक्ट चेंज हो सकता है, ठीक है, 1 या 2 एडिशनल एंजाइम। मेन हेडिंग आपकी ये है, हाउ डू एंजाइम ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट। तो इसको पहले समझेंगे। एनसीईआरटी में क्वेश्चन लिखा है, हाउ एंजाइम से रेट क्या हो जाता है, हाई। अब उसके फॉर्म में नहीं लिखा, जैसे मतलब जनरल बात यह है, एंजाइम रेट को हाई कर देता है, कैसे, तो वो समझना है। तो देखो कैसे भी लिखना नहीं, इतना तो आपको पता ही है कि जब कभी कोई रिएक्शन होता है तो 2 मॉलिक्यूल होते हैं, एक होता है सबस्ट्रेट और एक होता है क्या, प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में किसका रोल होता है, एंजाइम, और उसमें होती क्या है, टर्सरी प्रोटीन। तो इस एंजाइम में क्या मिलता है,
एक्टिव साइट, यही वो जगह है जहां सबस्ट्रेट क्या करता है देवांश, सबस्ट्रेट बाइंड करता है। और जब सबस्ट्रेट बाइंड करेगा तो सबस्ट्रेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट। ये बोलने में केवल आसान लग रहा है, ये इतना आसान रिएक्शन है नहीं। कैसे, थोड़ा सा खोल लेते हैं। तो होता क्या है कि जो इंजाइम है, अब लिखो नहीं बेटा, लिख लेना, लिखने का टाइम देंगे, क्योंकि इस हेडिंग में समझना बहुत है। देख लो, इंजाइम किससे जुड़ेगा, सबस्ट्रेट से जुड़ेगा, या सबस्ट्रेट किससे जुड़ेगा, एंजाइम से। तो बनेगा क्या, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, इधर देखिए, मान लेते हैं कि ये एंजाइम है और मान लेते हैं कि ये सबस्ट्रेट है, तो ये हो गया एंजाइम और ये हो गया क्या, सबस्ट्रेट। तो जब सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड करता है, इस दौरान जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसका नाम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एक क्वेश्चन। दूसरा, जब ये बांड बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, तो इस सबस्ट्रेट में कुछ बांड टूट जाएंगे और कुछ नए बांड बन जाएंगे। तो जल्दी ही क्या दिखाई पड़ेगा हमको, जल्दी ही मिलेगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। देखो, ये मान लेते हैं कि एंजाइम है, ठीक है, और अब मान लेते हैं कि ये क्या बन गया है, प्रोडक्ट बन गया है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। थोड़ी देर बाद देखेंगे ये अलग हो जाएंगे। क्या, एंजाइम अलग और प्रोडक्ट अलग। तो किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में एंजाइम का क्या रोल है, तो एंजाइम का मेन रोल है कि ये वो साइट देगा जहां सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। यही क्या करेगा, एंजाइम के बांड तोड़वाने में और बांड बनवाने में मदद करेगा। तो पहले क्या बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट, शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या कहते हैं, ES कॉम्प्लेक्स, और बाद में क्या बनेगा, EP कॉम्प्लेक्स, और फिर एंजाइम अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो ये है किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में एंजाइम का रोल। इसके स्टेप कुछ और हैं, वो हम अलग से एक हेडिंग ही पढ़ेंगे, इसमें सारे स्टेप हम लोग डिस्कस करेंगे। इतना लिखो पहले। जरा इधर देखो, मान लेते हैं कि ये कोई सबस्ट्रेट है। अभी कुछ भी लिखना नहीं, केवल देखना बस, समझ में आ जाएगा तो सब लिख जाएगा बाद में। और इसी सबस्ट्रेट को किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। अब सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट जब किया जाएगा तो डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं होता है। सबस्ट्रेट जब भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो बीच में एक फेज बनती है जिसे कहते हैं ट्रांजिशन फेज। अभी लिखना नहीं, तो तीन शब्द आपको मिल गए। एक शब्द है सबस्ट्रेट, एक शब्द है प्रोडक्ट, एक शब्द है ट्रांजिशन फेज। ठीक है, ये ट्रांजिशन फेज है किसकी, सबस्ट्रेट की है कि प्रोडक्ट की है? ये ट्रांजिशन फेज जो शब्द है वो सबस्ट्रेट के लिए है कि प्रोडक्ट के लिए है? तो ये जान लीजिए सबस्ट्रेट का ही है। तो ट्रांजिशन इस फेज या ट्रांजिशन स्टेट किसका है? ये सबस्ट्रेट की ही है। ठीक, दूसरा सवाल अभी लिखो नहीं, सुन लो। होता क्या है, सबस्ट्रेट हो चाहे प्रोडक्ट हो चाहे दुनिया में कोई भी केमिकल हो,
उसके पास उसकी अपनी एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इसके पास क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी। इसके पास भी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके पास नहीं होगी, इसके पास भी एनर्जी होगी। अब आपको सिर्फ इतना बताना है कि सबस्ट्रेट ये और सबस्ट्रेट की ट्रांजिशन फेज की पोटेंशियल एनर्जी में अंतर बताना है। इसकी ज्यादा होगी कि इसकी ज्यादा होगी? तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी लो होगी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी हाई होगी। बस यही सवाल है। ये बताओ, ट्रांजिशन फेज की पोटेंशियल एनर्जी हाई होगी, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। किससे हाई होगी? सबस्ट्रेट से कि प्रोडक्ट से कि दोनों से? सबस्ट्रेट से कि प्रोडक्ट से कि दोनों से? तो ये दोनों से हाई होती है। कहां से? देन सबस्ट्रेट एंड क्या? प्रोडक्ट। ठीक, दोनों से होती ज्यादा। एक और अंतर देखिए, इसकी एनर्जी हाई है और जिस मॉलिक्यूल की एनर्जी हाई होती है उसका हाल क्या होता है? उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? कम होती है। इसी नाते ये क्या हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है। अब चूंकि ये अनस्टेबल हो जाएगा तो जल्दी ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट। तो थोड़ी देर के लिए बनेगा तो क्या कहोगे? ट्रांजिएंट स्टेट। 3 क्वेश्चन आए इसके। ट्रांजिशन फेज की खास बात क्या है? तो कहोगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी हाइयर होती है। किससे? सबस्ट्रेट से भी और प्रोडक्ट से भी। इसकी खास बात एनर्जी हाई है तो ये अनस्टेबल भी होता है और क्या होता है? ये ट्रांजिएंट होता है। दूसरा सवाल, इसको हम ग्राफ में देखना चाहेंगे। तो मान लेते हैं कि ये सबस्ट्रेट है। ठीक है, हम यहां S लिखे दे रहे हैं। ठीक, तो देखिए हो क्या रहा है। होता क्या है कि जो सबस्ट्रेट है उसकी किसी भी ना किसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाइए। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाते 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 कहां तक ले जाइए? ट्रांजिशन फेज तक। जैसे ट्रांजिशन फेज की पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी वैसे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट। जैसे मान लेते हैं कि सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी 10 है और ट्रांजिशन स्टेट की 30 है। तो बताओ कितना ऐड करना पड़ेगा? 20 ऐड करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं हमने 20 ऐड करके यहां पहुंचा दिया। जैसे ही ट्रांजिशन स्टेट पर पहुंचोगे वैसे ही ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? और ये क्या है? ट्रांजिशन स्टेट। ध्यान से सुनेंगे। होता क्या है, ये लाइन बेटा इधर की तरफ क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। और इधर की तरफ क्या है? टाइम। इधर देखिए, सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी की लाइन ये है, हाँ या ना? और ट्रांजिशन फेज की पोटेंशियल एनर्जी की लाइन ये है कि नहीं है? सबस्ट्रेट और ट्रांजिशन फेज की पोटेंशियल एनर्जी का अंतर यही तो है, यही तो अंतर है। इसी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी शब्द क्यों दिया गया? ऐसा कुछ और नाम रख सकते थे। तो ध्यान से सुनिएगा, किसी सबस्ट्रेट को कितनी एनर्जी दी जाए, किसी सबस्ट्रेट को कितनी एनर्जी दी जाए कि उसका सबस्ट्रेट कहां पहुंच जाए? ट्रांजिशन फेज या मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी तक पहुंच जाए और जिससे किसमें कन्वर्ट हो जाए? किसी सबस्ट्रेट को दी गई एनर्जी जिससे सबस्ट्रेट किसमें कन्वर्ट हो जाए? तो आंसर देंगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। उसी दी हुई एनर्जी का नाम क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं?
एक्टिवेशन एनर्जी। फिर से सुन लेते हैं। एक्टिव, जरा बताओ इस केस में एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है? इस केस में एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है? तो आंसर देंगे कितनी है? 20 है। फिर से सुन लेते हैं। किसी भी रिएक्शन में जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाते 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 कहां तक ले जाओ? मैक्सिमम तक ले जाओ। जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है, जिस मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पर सबस्ट्रेट किसमें कन्वर्ट हो जाए? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उसी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी वाली फेज का नाम ट्रांजिशन फेज। सबस्ट्रेट से ट्रांजिशन फेज तक ले जाने में जो भी एनर्जी देनी पड़ेगी उसी एनर्जी का नाम एक्टिवेशन एनर्जी। इसको उल्टा भी ऐसे कह सकते हैं कि ट्रांजिशन फेज और सबस्ट्रेट की एनर्जी में जो अंतर है, जो अंतर है वो भी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी की दो डेफिनेशन मिल गई। क्या? किसी सबस्ट्रेट की एनर्जी बढ़ा करके उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम करने में जो एनर्जी देनी पड़े वही क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। या ऐसे भी तो कह सकते हो कि जो सबस्ट्रेट और ट्रांजिशन के एनर्जी का जो अंतर है उसको क्या कहोगे? एक्टिवेशन एनर्जी। इस केस में एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है? 20 है। अच्छा, अब सवाल यह है एंजाइम क्या करेगा? एंजाइम क्या करेगा? एंजाइम जल्दी ये हो जाता है ना। अब ये जल्दी रिएक्शन कैसे हो जाएगी? तो जल्दी रिएक्शन का केवल एक तरीका, देखो लिखो कुछ नहीं, देखो केवल जल्दी रिएक्शन का केवल एक तरीका है। अगर ये कहा जाए कि केवल 5 ऐड कर दीजिए और इसकी कितनी कर दीजिए? 15, उतने पे ही प्रोडक्ट बन जाए, तो बताओ 15 पहले होगी कि 30 पहले होगी? 15 पहले होगी। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी 20 की जगह क्या कर दी जाए? 5 कर दी जाए, तो जल्दी ही हम कहां पहुंचेंगे? 15 पर पहुंचेंगे, तो जल्दी ही क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा। तो सिर्फ नया ग्राफ ये बनाना है। अब ये क्या है बेटा? ये भी तो एक्टिवेशन एनर्जी है। ये कब है? विदाउट एंजाइम। और ये कब है? विद एंजाइम। जरा बताओ एंजाइम ने क्या किया है? एंजाइम ने एक्टिवेशन एनर्जी जो यहां थी वो कहां पहुंचा दिया है? यहां पहुंचा। तो ये बड़ा वैल्यू है कि ये बड़ी वैल्यू है? ये वाली बड़ी वैल्यू, ये वाली छोटी वैल्यू। केवल दो कॉन्सेप्ट है। उल्टा लिख गया क्या? यही तो लिखा है। 3 लाइन का कॉन्सेप्ट है। जब कभी कोई सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो वो एक फेज से गुजरता है, उसका नाम ट्रांजिशन फेज। ट्रांजिशन फेज की पहचान हाई पोटेंशियल एनर्जी, किससे? सबस्ट्रेट से भी और प्रोडक्ट से भी। और स्टेबिलिटी अनस्टेबल होगा और ट्रांजिएंट होगा। सबस्ट्रेट से ट्रांजिशन फेज के बीच में जो अंतर है उसी अंतर को क्या कहते हो? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज्यादा है तो रेट स्लो होगा, अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो रेट फास्ट। अगर कम होगा तो भाई देखो 10 से 30 जाने में टाइम ज्यादा लगेगा और 10 से 15 जाने में कम लगेगा। तो रियल में किया क्या है? एंजाइम ने रेट बढ़ाया है। क्या करके? तो कहोगे एक्टिवेशन एनर्जी घटा करके। तो फाइनली हम लोग लिख लेंगे क्या? जरा बताओ एक्टिवेशन एनर्जी है क्या? क्या है? तो जो एनसीईआरटी में लिखा वही बताओगे। एनर्जी डिफरेंस किसके बीच? बिटवीन सबस्ट्रेट एंड ट्रांजिशन फेज। दूसरा सवाल, एंजाइम क्या करता है? इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे?
बाय डिक्रीजिंग क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी घटाने का मतलब क्या है? आराम से सोचो, जल्दी ना बताओ, जल्दी की हमको जरूरत नहीं है। एक्टिवेशन एनर्जी घटाने का मतलब समझ लो क्या है। इधर देखो, ये था ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट मान लो पहले कितने पर था, 30 पर था, और अभी ट्रांजिशन स्टेट आपने कितने पर कर दिया है, 15 पर कर दिया है। तो रियल में आपने क्या चेंज किया है? ट्रांजिशन स्टेट की मैक्सिमम एनर्जी चेंज हो गई है। पहले ट्रांजिशन स्टेट कह रहा था कि हमको 30 दो, तब हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, और अब कह रहा है हमको केवल 15 पहुंचा दो, हम किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में। तो वास्तव में ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी होती है उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो एंजाइम ने वास्तव में क्या घटाया है? थ्रेशोल्ड एनर्जी घटाया है। तो क्या घटा दिया है? रिड्यूस कर दिया है थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या घटा दिया है? थ्रेशोल्ड एनर्जी घटा दिया। पहले थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी थी? 30 पर थी, इसने घटा कितना कर दिया, 15 कर दिया। तो पहले कितना देना पड़ता था, 20 देना पड़ता था, अब कितना देना पड़ेगा, अब केवल 5 देना पड़ेगा। तो 5 देना जल्दी दे दोगे ना, और 20 देना क्या होगा, देर में होगा। एक लाइन और सुन लीजिए फिर लिखिए, लिखने जल्दी नहीं है। ये बताओ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या अंतर होता है? तो देखो ग्राफ से देखिएगा, जरा आराम से बताइए। एक हमने ऐसे ग्राफ बनाया है, और एक हमने ऐसे ग्राफ बनाया है। ये सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट है, ये सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट है। इसमें एक्सोथर्मिक कौन है, एंडोथर्मिक कौन है? मतलब क्या ज्योतिष हो कैसे पता चल रहा है, पता कैसे चल रहा है? तो देखो कैसे पता चलता है। जब हम सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट की एनर्जी की तुलना करते हैं तो दिख रहा है कि यहां सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा है प्रोडक्ट से। तो यदि सबस्ट्रेट की एनर्जी किससे ज्यादा है, प्रोडक्ट से ज्यादा है, तो क्यों ज्यादा है? क्योंकि एनर्जी रिलीज हो गई है। क्या हुई है? एनर्जी रिलीज हो गई है। और अगर एनर्जी रिलीज है तो क्या नाम हो जाएगा? कौन सी प्रोसेस? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसी का दूसरा नाम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यहां जरा देखो बेटा, यहां किसकी ज्यादा किसकी कम है? यहां प्रोडक्ट की ज्यादा है और सबस्ट्रेट की कम है। मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है किससे? सबस्ट्रेट की। जरा बताओ प्रोडक्ट की ज्यादा क्यों है? अच्छा देखो, जितनी इधर एनर्जी दी गई होगी, भाई दिए होगे तभी तो यहां तक पहुंचे होगे, क्या उतनी निकली होगी? नहीं, कम निकली है ना। इसका मतलब किसके पास रखी है? प्रोडक्ट के पास रखी, तभी तो प्रोडक्ट की ज्यादा है। तो जितनी एनर्जी दी उसने प्रोडक्ट ने ले ली है, इसका मतलब एनर्जी खर्चा हुई है। अगर एनर्जी खर्चा हुई तो क्या कहोगे? एंडोथर्मिक। तो ये कौन सी रिएक्शन है? और एंडोथर्मिक को कहते हैं एनर्जी एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन। आराम से सुनिएगा, ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसमें सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा हो, प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो, उसका नाम एक्सोथर्मिक। और जिसमें सबस्ट्रेट की कम हो, प्रोडक्ट की ज्यादा हो, वो एंडोथर्मिक। क्यों? सबस्ट्रेट की वो प्रोडक्ट की ज्यादा कैसे हो गई? तो प्रोडक्ट ने एनर्जी ले ली है, इसी नाते इसको क्या कहोगे? एंडोथर्मिक। और यहां प्रोडक्ट ने निकाल दी है तो क्या हो गया? एक्सोथर्मिक।
यहाँ स्पॉन्टेनियस होगा, स्वतः कहेंगे, और यहाँ एनर्जी रिक्वायरिंग। आराम से बताएं, चाहे ये वाली प्रोसेस हो और चाहे ये वाली प्रोसेस, ये बताओ एक्टिवेशन एनर्जी दोनों में लगेगी कि नहीं लगेगी? जल्दी नहीं है, आराम से बताओ। तो देखो, ये लाइन अगर खींच दी जाए तो ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है। और अगर ये लाइन खींच दी जाए तो ये क्या है? तो बताओ, एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर फॉर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक आर बोथ? एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर फॉर एक्सोथर्मिक की एंडोथर्मिक की बोथ? तो यहां लिखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर फॉर क्या? बोथ। यहां से लिखना शुरू करिए, पूरा लिख डालिए, ठीक है? फिर एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे। चलो जरा नोट्स खोलो बेटा। हाउ डू एंजाइम ब्रिंग्स सच हाई रेट? मतलब क्वेश्चन लिखा है, आंसर उसका एक लाइन, इतना बड़ा क्वेश्चन। ऐसा कोई भी केमिकल जो किसमें कन्वर्ट हो जाए उसका नाम सबस्ट्रेट, ठीक है? एंजाइम में क्या होगी? प्रोटीन, जिसमें कौन सा स्ट्रक्चर? 3 डायमेंशनल, मतलब टर्सरी। तो उसमें क्या मिलेगा? एक्टिव। कन्वर्ट करेगा सबस्ट्रेट को किसमें? प्रोडक्ट। यहाँ एरो बना दो, sp। सबस्ट्रेट बाइंड करेगा किससे? एंजाइम। कहाँ पर? एक्टिव साइट। वो क्या होगी? क्लेफ्ट या पॉकेट। जैसे सबस्ट्रेट डिफ्यूज करेगा एक्टिव साइट, यहाँ ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन है, अति आवश्यक, बनेगा ही बनेगा। क्या क्या बनेगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। दिस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैसा है? ट्रांजिएंट फिनोमेना। इस दौरान क्या होगा? ड्यूरिंग द स्टेट वेयर सबस्ट्रेट बाउंड टू द एंजाइम एक्टिव साइट ए न्यू स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट, क्या कहोगे? ट्रांजिशन स्टेट। किसकी है? ये अच्छा सवाल है बेटा। ट्रांजिशन स्टेट किसकी है? सबस्ट्रेट की है। इज फॉर्म्ड, जल्दी ही क्या बांड बनेंगे या बांड टूटेंगे और हमको क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिल जाएगा। इन अदर वर्ड, स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट ट्रांसफॉर्म इनटू स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट। पाथवे ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट मस्ट गो थ्रू। मस्ट गो का मतलब क्या होता है? मस्ट गो का मतलब ये होता है ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन। किसका थ्रू? ट्रांजिशन स्टेट। देयर कुड भी, हो सकता है एक से ज्यादा स्टेट हमको मिल जाए, किसके बीच? सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट। जितने भी इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर हैं या ट्रांजिशन स्टेट हैं वो सब के सब क्यों हाई? क्योंकि स्टेबिलिटी किससे जुड़ा मतला है? एनर्जी से। और देखो बेटा, 2 बार ई हो गया, काट दो। देयर इज एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट एज। कैसे? अगर प्रोडक्ट एट लोअर लेवल देन सबस्ट्रेट, तो बताओ क्या होगा? क्या होगा? तो कहोगे एक्सोथर्मिक, या क्या कहोगे? स्पॉन्टेनियस। और अगर प्रोडक्ट एट हायर लेवल देन सबस्ट्रेट तो एंडोथर्मिक या एनर्जी रिक्वायरिंग। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन वन नीड नॉट सप्लाई, चूंकि जो एनर्जी निकली है वो काम आ जाती है, इसी नाते नॉट नीड सप्लाई एनर्जी बाय हीटिंग। इट इज, अगर एक्सोथर्मिक या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, चाहे एंडोथर्मिक या एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन है, सबस्ट्रेट को हमेशा किससे गुजरना पड़ेगा? हाई एनर्जी स्टेट। नाम क्या है? नाम क्या है? तो ये काम का सवाल है, ये मत समझ लीजिएगा। चाहे एक्सोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक हो, सबस्ट्रेट को किससे गुजरना पड़ेगा? द डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कंटेंट किसके बीच? सबस्ट्रेट एंड ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन। ये क्या लिखा मैंने? एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर इन बोथ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंजाइम हमेशा क्या करेगा?
क्या लिखा है, ब्रिंग डाउन दिस एनर्जी बैरियर, दिस का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, तो जल्दी ही एस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पी। एंजाइम इनहैंस रेट ऑफ रिएक्शन बाय एक्टिवेशन एनर्जी। नोट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट या ऑफ विच सबस्ट्रेट कन्वर्ट इनटू इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट गिवन टू सबस्ट्रेट, सो सबस्ट्रेट पोटेंशियल एनर्जी रीच टू थ्रेशोल्ड एनर्जी इज कॉल्ड। हिंदी में सुनाते हैं, किसी भी सबस्ट्रेट को एनर्जी दीजिए और उसकी एनर्जी बढ़ा के कहाँ पहुंचा दीजिए, थ्रेशोल्ड तक पहुंचा दीजिए। देने में जो भी एनर्जी लगेगी उसका नाम क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा नेचर आ गया, जरा एनसीईआरटी खोल लो बेटा 5 मिनट के लिए। देखो सारा खेल एनसीईआरटी याद रखने का है। कहां तक पहुंच गए थे हम लोग? हम लोग आज यहां से पढ़े हैं ना बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से। चलो हाइलाइटर निकालो, एनसीईआरटी हाईलाइट कर लो। जो नोट्स में लिखा है वही सब एनसीईआरटी में लिखा है, कुछ अलग नहीं लिखा है, लेकिन एक बार पढ़ लीजिए इससे भी। प्रोटीन क्या है, हेट्रोपॉलीमर, इसमें क्या है, स्ट्रिंज ऑफ अमीनो एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल का डिफरेंट मतलब है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले क्या बताएंगे, फार्मूला। ऑर्गेनिक वाले क्या बताएंगे, 2 डायमेंशनल व्यू बताएंगे, ठीक है। लेकिन और फिजिक्स वाले में जाएंगे तो क्या मिलेंगे, 3 डायमेंशनल व्यू। और बायोलॉजिस्ट से पूछोगे तो कितने लेवल मिलेंगे। तो इसमें कोई सवाल है, वैसे तो कोई सवाल नहीं दिख रहा है, ठीक है। सवाल यहां शुरू है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड मतलब पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन प्रोटीन, मतलब कौन पहला कौन दूसरा कौन आखिरी, इसको क्या कहोगे, प्राइमरी। प्रोटीन इमेजिन एज ए लाइन, लेफ्ट एंड क्या रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट अमीनो एसिड, और राइट एंड क्या रिप्रेजेंट करता है, लास्ट अमीनो एसिड। फर्स्ट अमीनो एसिड को क्या कहते हो, एन टर्मिनल, और लास्ट अमीनो एसिड को क्या कहते हो, सी टर्मिनल। ए प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट एज एक्सटेंडेड रिजिड रॉड, जल्दी ही ये क्या हो जाएगी, फोल्ड, किस फॉर्म में, हेलिक्स, जैसे रिवॉल्विंग स्टेयरकेस। लेकिन केवल थोड़ा सा पोर्शन ही क्या बनाएगा, इस फॉर्म ऑफ हेलिक्स आएगा। कौन सा हेलिक्स है, राइट हैंडेड, तो बाकी रीजन भी तो फोल्ड होंगे, जैसे यहाँ किस फॉर्म में फोल्ड हो गए, बीटा प्लेटेड शीट। इस सब को क्या कहोगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। एनसीईआरटी बड़ा रहस्यमयी तरीके से लिखी है, कह रहा है लंबी प्रोटीन चेन में ऐसे हिसाब से फोल्ड हो कि अपने ऊपर ही फोल्ड हो जाए, किस फॉर्म में, हालो वुलन बाल, तो क्या दोगे, टर्सरी स्ट्रक्चर। कौन सा, 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ प्रोटीन। टर्सरी स्ट्रक्चर ही नेसेसरी है किसके लिए, मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए। कुछ प्रोटीन, सम प्रोटीन आर असेंबली ऑफ मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड। किस मैनर में, तो या तो ये लीनियर स्ट्रिंज होगा, या तो स्फीयर एक दूसरे के ऊपर रखे होंगे, किस फॉर्म में, क्यूब या तो प्लेट, चाहे जिस फॉर्म में हो, ये क्या है, क्वाटरनरी। टिक करना है। एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन में कितनी यूनिट, 4, 2 एक जैसी होंगी, 2 एक जैसी होंगी, इसका मतलब 2 यूनिट कौन सी होंगी, अल्फा, और 2 कौन सी होंगी, बीटा। एंजाइम क्या लिखा, वही एनसीईआरटी में जो लिखा वही आपके नोट्स में है। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम क्या है, प्रोटीन। लेकिन कुछ न्यूक्लिक एसिड भी काम करते हैं क्या, एंजाइम। कहते क्या हो, राइबोसोम। जितना टिक कर रहे हैं उतना हाईलाइट करते चलिए। वी कैन डिपिक्ट एन एंजाइम बाय लाइन डायग्राम।
हो सकता है प्रोटीन हो जो क्या हो, प्राइमरी, हो सकता प्रोटीन हो वो सेकेंडरी, और हो सकता प्रोटीन हो वो टर्सरी। लेकिन अगर टर्सरी होगी तो कह रहा पहले से ही पता है कि बैकबोन फोल्ड कर जाएगी। और फोल्ड कैसे बनेंगे देखो, फोल्ड कैसे बनेंगे, फोल्ड अपॉन इटसेल्फ इन क्रिस क्रॉस, तो बनेंगे क्या, क्रीवाइसेज, या क्या बनेंगे, पॉकेट। ऐसे ही पॉकेट का नाम एक्टिव साइट, और एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम वही जगह है जहां क्या होता है, सबस्ट्रेट फिट होता है। दस एंजाइम जिसमें क्या हो, एक्टिव साइट, वो रिएक्शन को कैटालाइज करेगा हाई रेट। बस एंजाइम कैटालिस्ट और इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट में क्या है अंतर, क्या अंतर है, तो इनऑर्गेनिक कितने पर काम करेंगे, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर काम करेंगे, जबकि एंजाइम क्या हो जाएंगे, डैमेज एट हाई टेम्परेचर, किसके ऊपर, 40। लेकिन वो एंजाइम जहां से निकालो जो कहां रहते हो, हाई टेम्परेचर, कहां, जैसे जैसे, तो ये एंजाइम कैसे होंगे, और रिटेन देयर एट हाई टेम्परेचर, कितना। तो ऐसे एंजाइम की क्या खास बात है, क्या खास बात है, थर्मल स्टेबिलिटी। ऐसे एंजाइम हमको कहां से मिलेंगे, कहां से मिलेंगे, थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। फिर ये फर्जी वाली हेडिंग आ गई, देखो कैसे लिखा है, हजारों एंजाइम है, हमको समझना चाहिए पहले एंजाइम को। केमिकल कंपाउंड में दो टाइप के चेंज आएंगे, एक कौन सा, फिजिकल, और फिजिकल प्रोसेस में क्या होगा, ये क्या लिखा है, क्या लिखा है, विदाउट ब्रेकिंग। लेकिन एक और प्रोसेस जैसे वाटर आइस मेल्ट कर दो, ये भी क्या है, कह रहा है ये भी किस में आता है, फिजिकल में आता है। फिर देखो, लेकिन अगर बांड टूटा और बांड बना तो फिर क्या कहोगे, केमिकल। जैसे एक ये एग्जाम्पल दिया है, ये किसका है, इनऑर्गेनिक, ये टिक कर लो, ये एग्जाम में आ सकता है। हाइड्रोलिसिस करो किसकी, स्टार्च की, किसमें, ग्लूकोज में, तो ये क्या है, ऑर्गेनिक। रेट बेटा क्या है, रेट, रेट क्या है, तो कहोगे फिजिकल या केमिकल प्रोडक्ट में अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम, रेट को डीपी अपॉन डीटी। सारा खेल इसके बाद का है। बताओ रेट किससे इन्फ्लुएंस होगा, तो या तो इन्फ्लुएंस होगा और या तो कुछ और फैक्टर जैसे एंजाइम। कौन सा रूल है, थंब रूल, ये क्या कहता है कि रेट या तो क्या होगा डबल, या तो क्या होगा हाफ हो जाएगा। कब, कब, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। बताओ कैटालाइज रिएक्शन फास्ट होंगी कि स्लो, फास्ट होंगे, किसकी तुलना में, जब एंजाइम कैटालाइज काम करेगा तो रेट बहुत ज्यादा हो जाएगा। एग्जाम्पल, CO2 को किससे जोड़ा, क्या बना, H2CO3। इसी रिएक्शन को अगर कैटालाइज करोगे और अनकैटालाइज करोगे तो देखो, अगर एब्सेंस ऑफ एंजाइम है तब कितने बनाओगे, कितनी देर में। लेकिन अगर कहीं एंजाइम यूज कर लिया तो कितने बनाओगे, कितनी देर में, तो कितना रेट गुना बढ़ जाएगा, कितने गुना, 10 मिलियन टाइम। कह रहा हजारों एंजाइम है जो रिएक्शन कराएंगे। अगर कोई मल्टी स्टेप रिएक्शन है तो इसको क्या कहोगे, जैसे ग्लूकोज से क्या बनाया। बस काम की बात ये है, यहाँ कितने स्टेप होते हैं बेटा, कितने स्टेप, 10 डिफरेंट एंजाइम होते हैं। कह रहा है आप पढ़ोगे चैप्टर 12 में, पता नहीं चैप्टर 12 है कि 13 है, क्या है, क्या पढ़ोगे कि यदि एडिशनल रिएक्शन करा दो, एक दो एंजाइम बढ़ा दो तो क्या बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा, प्रोडक्ट बदल जाएगा। जैसे स्केलेटल मसल में क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड, और एरोबिक कंडीशन में क्या बनेगा, पायरुविक एसिड, और ईस्ट में क्या बनेगा, तो कहोगे इथेनॉल। तो काम की बात ये है, जहां हेंस वहां क्या, डिफरेंट कंडीशन में क्या मिलेगा, डिफरेंट प्रोडक्ट आर पॉसिबल। रियल हेडिंग ये है, लेकिन कहानी यहां बहुत घुमा घुमा के लिखे हैं, देखो कैसे। टू अंडरस्टैंड दिस वी शुड स्टडी एंजाइम लिटिल मोर। फिर से कह रहे पढ़ो तो फिर से पढ़ लेते हैं, क्या,
कह रहा हमको समझ में पहले से ही आ चुका है कि एंजाइम में क्या है, आ चुका है ना। केमिकल या मेटाबॉलिक कन्वर्जन जब होता है तो कोई ना कोई केमिकल किसमें कन्वर्ट होता है, उसको कहते क्या हो, एंजाइम क्या होगी, प्रोटीन, साथ में 3 डायमेंशनल। तो यहाँ क्या मिलेगा, एक्टिव। यही कन्वर्ट करेगा सबस्ट्रेट को किसमें, प्रोडक्ट, उसको रिएक्शन में दे दिए। इट इज नाउ अंडरस्टैंड दैट सबस्ट्रेट हैज टू बाइंड द एंजाइम एट, जब से पढ़ रहे हो एंजाइम तब से कम 10 बार आ चुका है ये, क्या, एक्टिव साइट। सब कुछ भूल जाना, ये ना भूलना। एंजाइम में क्या होता है, एक्टिव साइट। ये है क्या, द सबस्ट्रेट हैज टू डिफ्यूज टुवर्ड द एक्टिव साइट। यहां अब ये अंडरलाइन करो, क्या बनेगा, ऑब्लिगेटरी का मतलब अनिवार्य फॉर्मेशन बनना ही बनना है। क्या बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ई स्टैंड फॉर दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज ए ट्रांजिएंट फिनोमेना ड्यूरिंग द स्टेट वेयर सबस्ट्रेट इज बाउंड टू एंजाइम। कहां, फिर वही आगे एक्टिव साइट, न्यू स्ट्रक्चर बनेगा जिसका नाम ट्रांजिशन स्टेट। जल्दी ही एक्सपेक्टेड बॉन्ड टूटेंगे, बनेंगे और हमको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट। कहां से, एक्टिव। एक ही बात को यहां से यहां तक कम से कम 5 बार बता चुके हैं। इन अदर वर्ड, फिर से बता रहे हैं वही बात, जरा दूसरी भाषा में सुन लो। क्या, स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट, ये हाईलाइट कर लो, किसका सबस्ट्रेट, स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट ट्रांसफॉर्म इनटू स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट। द पाथवे ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट गो, मस्ट गो का मतलब ऑब्लिगेटरी थ्रू सो कॉल्ड, क्या, कौन सी स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। देयर कुड भी, हो सकता है एक से ज्यादा अल्टर्ड स्टेट मिल जाए, किसके बीच, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट। इम्प्लिसिट इन दिस स्टेटमेंट द फैक्ट दैट ऑल द इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर स्टेट आर, क्या होंगे, स्टेबिलिटी किससे जुड़ा मसला है, हेंस वी लुक एट, इसको देख लो तो देख लोगे। इसमें एक्स एक्सिस ये हो गई, प्रोग्रेशन बता रही, ये क्या बता रही है, पोटेंशियल एनर्जी। यहां से पढ़ो, इस जगह से लिखा है द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन या स्टेट थ्रू व्हिच, क्या, ट्रांजिशन स्टेट। यू विल नोटिस 2 थिंग, कह रहा 2 चीजें नोटिस करोगे, एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन किसके बीच, एस एंड पी। ये टिक कर लो, ये लाइन है, हमने नोट्स में दोनों लाइन लिखा दी हैं, यहाँ एक ही लाइन लिखी है। अगर P की एनर्जी लोअर देन, तो रिएक्शन कैसी, क्या सप्लाई नहीं करनी पड़ेगी, हीट। चाहे एक्सोथर्मिक हो मतलब, और चाहे एंडोथर्मिक हो मतलब, हमको सबस्ट्रेट को किससे गुजारना पड़ेगा, हाई एनर्जी स्टेट। कौन सी, डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कंटेंट एस टू ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड। एंजाइम अंततः करता क्या है, कम करता है, क्या, एनर्जी बैरियर, मेकिंग ट्रांजिशन सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट। एक काम की बात सुन लीजिए, इसको चाहे जितनी बार एनसीईआरटी पढ़िए, ये समझ में आएगा नहीं, इतनी खराब लैंग्वेज यहाँ लिखी हुई है। तो इसको आप नोट से पढ़िएगा, जितना बार आप नोट से पढ़ोगे उतना आसानी से फिर आपका क्वेश्चन कोई गलत नहीं होगा। शाम को टेस्ट पेपर अपलोड करेंगे और टेस्ट दे दीजिएगा। क्वेश्चन आज लगा डालिएगा, कहां तक, जरा बताओ भैया, पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 80 तक, पेज नंबर 22, पेज नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 80 तक आप लगा के आएंगे। शाम को टेस्ट पेपर अपलोड करेंगे, कोई डाउट होगा तो बताइएगा, ठीक है।